तो अगर हम हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बोलें तो वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, पहली चीज। तो हाइपरबोला की जब भी आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो 1 से बड़ी निकालेंगे। सेम अगर हम एक फिक्स पॉइंट लें एस, एक वेरिएबल पॉइंट पी का लोकस निकालें जिसकी एक गिवन लाइन से डिस्टेंस का रेशियो देखें, तो वही पी एस और पी एम वाला अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं, है कि नहीं, तो यहाँ पर वही पी एस बाई पी एम जो है वो ई के बराबर हो जाता है। इसे हम कह देते हैं फोकस, और ये फिक्स लाइन हमारे लिए हो जाती है डायरेक्ट्रिक्स, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो इसकी इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 1 से क्या होती है, ग्रेटर होती है। इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर वही पी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम का होल स्क्वायर लगा देंगे, यही आपके लिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा, है ना। तो अब अगर आप दो हाइपरबोला देखें, पहला हाइपरबोला आप देखें ये वाला, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को आप कहें ये हाइपरबोला है, तो इसी हाइपरबोला के करस्पॉन्ड एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला आता है, ठीक है। क्या होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला अभी हम लोग समझेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए अगर एक हाइपरबोला है तो उसके करस्पॉन्ड एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला आता है। अब हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की अगर मैं आपको ज्योमेट्री समझाऊं, तो ऐसा एक हाइपरबोला होता है, ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। क्या होती है एसिम्प्टोट्स, अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एक हाइपरबोला, एक ये हाफ हो गया उसका और एक ये हाफ हो गया, ठीक है। अगर इसको हम हाइपरबोला कहें तो ये हाइपरबोला के फोकस हो जाएंगे, दैट इज F1 एंड F2, ठीक है ना। ये उसका सेंटर हो जाएगा जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करेंगी। ये एक्सिस जहाँ से जो कि अच्छा ये दो लाइनें हो जाएंगी उसकी डायरेक्ट्रिक्स, वही फिक्स लाइन, एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी और एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो भाई ज्योमेट्री में ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इससे करस्पॉन्ड फोकस, एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इससे करस्पॉन्ड फोकस। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे जो कि कहाँ से पास करेगी, फोकस से, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब जैसे नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। ये दोनों फोकस हो गए। बाकी सारा वही डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन हो गई जो इनसाइड, जो कि क्या हो गई, इनसाइड हो गई, है कि नहीं, और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और परपेंडिकुलर टू, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और परपेंडिकुलर टू क्या हो गई, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और परपेंडिकुलर टू, सॉरी हाँ, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। फिर ऐसा एक डबल ऑर्डिनेट खींच दो जो कि फोकस से पास करे, उसे आप क्या नाम दे देते हैं, लैटस रेक्टम का। तो वो सारे जनरल थॉट हैं जो आपने जहाँ पढ़े हैं एकदम वैसे ही चलेगा। तो ये हो गया आपका क्या, लैटस रेक्टम, तो वो एकदम जनरल हो गया क्योंकि फोकस से पास कर रहा है। डायरेक्ट्रिक सेंटर ट्रांसफर, इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। अब अगर एक हाइपरबोला आपने खींचा, ये हो गया आपका हाइपरबोला, ठीक है ना। अच्छा, इसी हाइपरबोला के करस्पॉन्ड, हर हाइपरबोला के करस्पॉन्ड उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बनाते हुए एक दूसरा हाइपरबोला बन जाता है। इसी दूसरे हाइपरबोला को ये आप क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मतलब अगर किसी हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस जिस हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस होती है उसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो बस वो रिजल्ट वाइज है, उतना रिजल्ट वाइज आपको बस समझना है, बाकी ज्योमेट्री वाइज इतनी चीजें हैं। ये हाइपरबोला हो गया, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। अब रिजल्ट वाइज देखो, अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन कहें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। जहां पर मतलब ये हाइपरबोला की जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो इस इक्वेशन में हम कहते हैं वेयर बी स्क्वायर जो है ना वो होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला विद सेम इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पर क्या अंतर आता है, यहाँ पर अंतर ये आता है कि जो ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो अंतर आता है वो सिर्फ ये आता है कि जो ए स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, अब ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन, तो ये वाली एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाती है, ये वाली एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाती है, ठीक है।
इसेंट्रिसिटी अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी क्या निकल के आता है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है। इसके लिए फोकस अगर आप देखें तो ये वाला फोकस ए ई कॉमा जीरो, ये माइनस ए ई कॉमा जीरो। ये वाली डायरेक्ट्रिक्स देखें तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स देखें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। सेम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए। तो अगर आप एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स निकालेंगे तो वो भी सेम उसी तरीके से निकल आएंगे, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और वर्टेक्स अगर आप देखेंगे तो ये वाले वर्टेक्स ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएंगे। सेम अगर आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करेंगे तो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस इसके लिए क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस। समझ में आया कि नहीं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो हो गई इस वाले हाइपरबोला के लिए। मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा, इसेंट्रिसिटी इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसेंट्रिसिटी, तो उस वाली इसेंट्रिसिटी को आप किस रिलेशन से निकालेंगे, इस वाले रिलेशन से आप कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। अगर ये माइनस वन है तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होता है। तो इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अगर ये माइनस वन के बराबर आ गया तो जो इसका फोकस हो जाता है वो जीरो कॉमा प्लस माइनस ई हो जाता है। उसका जो फोकस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो कॉमा प्लस माइनस ई, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई हो जाता है। लेटर सेक्टम टू ए स्क्वायर बाई बी हो जाता है। और वर्टेक्स जो है वो ये वाले दोनों पॉइंट हो जाते हैं। सही है ना। तो वो क्या हो जाता है, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। वो क्या हो जाता है, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। बस ये अंतर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपनी बात रख सकता है भाई। तो ये जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनको आप एज अ रिजल्ट ही बस दिमाग में रख लीजिए, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो इससे ज़्यादा के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। एज अ रिजल्ट बस ये इन्फॉर्मेशन जहाँ दिखेगी उसके हिसाब से हम रिजल्ट दिमाग में रख लेंगे। तो अब एक बार मैं रिजल्ट टेबल तो आपके पास ही रफली रिकॉल कराता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन बन गया, ठीक है, तो तुरंत आप इसके लिए देखेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होगा। तो यहाँ से आप तुरंत ई स्क्वायर की वैल्यू वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख देंगे, एक इसका यूज हो जाता है। तो यहाँ भी बी और ए का रिलेशन अगर आपको पता है तो आप आराम से इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा, तुरंत आप फोकस देखेंगे तो वो प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो हो जाएगा। तुरंत आप डायरेक्टिक्स अगर पढ़ेंगे तो वो तुरंत एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहीं पे ट्रांसवर्स एक्सिस और वो देखेंगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो तुरंत वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी ये हो जाएगी, जिसे हम वाई इक्वल टू जीरो सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे। दोनों जहाँ कट कर रहे होंगे वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा, जीरो जीरो कह देंगे उसे आप। सही है ना। ये वाला फोकस बन जाएगा तुरंत। सही है। अच्छा, इसके बाद लेंथ ऑफ अगर आप लेटर सेक्टम देखेंगे तो वो ध्यान रखिएगा टू बी स्क्वायर बाई होती है। इलिप्स के केस में जैसी होती है वैसी एकदम सेम होती है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि बाकी एनालिसिस सेम है ना, बस इस वाले रिजल्ट में ही हमने डिफरेंस ले लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो इसेंट्रिसिटी होती है ना वो वन से बड़ी होती है, इसीलिए यहाँ पर जो साइन आता है वो प्लस का आ जाता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहीं पे अगर कॉन्जुगेट हो जाता है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ जाता है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन के बराबर हो जाता है। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाती है। वो जो वैल्यू आ जाती है वो वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाती है। बस ये ध्यान रखिएगा, वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, ये चूंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाता है तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस चेंज हो जाते हैं। इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाती है क्या, एक्स इक्वल टू जीरो, और कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाती है वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वाला हाइपरबोला बन जाता है ना। इसके लिए ये दोनों पॉइंट आपके फोकस बन जाते हैं। तो फोकस का कोऑर्डिनेट जो है वो अब चेंज हो जाता है, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई। डायरेक्टिव्स भी चेंज हो जाती है, एक्स नहीं वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और सेंटर जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही होती है वो सेंटर पॉइंट हो जाता है। और इसके लिए जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है वो चेंज हो जाता है, दैट इज टू ए स्क्वायर बाई बी। बस ये इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको अपने दिमाग में ज्योमेट्री वाइज ध्यान रखने हैं।
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए भाई। इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको अपने दिमाग में ज्योमेट्री वाइज रखने हैं। एक तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है -1 वाली, एक इस इक्वेशन को ध्यान रखना है +1 वाली, और इसी का रिजल्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसके लिए ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना है बी स्क्वायर, और इसके लिए ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना है ए स्क्वायर। उसके हिसाब से एसेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगी। बहुत ज्यादा यूज होगा तो फोकस का हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो फोकस में भी क्या चेंज होगा, डायरेक्ट्रिक्स में भी क्या चेंज होगा। बहुत यूज होगा तो लेटस रेक्टम का ये रिजल्ट यूज हो जाएगा। बस इतने रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये ज्योमेट्री आपको दिमाग में रखनी है। यही टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो बस उतनी चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा, तो आपको इसके सारे रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। अच्छा, इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी इसेंट्रिसिटी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो आपको आराम से कनेक्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हम्म। तो ऑब्वियसली हमें इसमें क्या क्या निकालना है? सेंटर चाहिए, फोकस चाहिए, डायरेक्ट्री चाहिए, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम चाहिए, लेंथ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस चाहिए, एसिम्पटोट्स भी चाहिए। सही ना? एसिम्पटोट चलिए अभी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 32x प्लस 36y माइनस 164 इक्वल टू 0। तो x वाले सब एक साथ कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस कॉमन करो तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 164 आ जाएगा। अब 16x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ कर लो, और -9 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 यहाँ कर लो। तो 164 था, यहाँ पे -36 किया होगा, और प्लस का शायद 16 किया होगा, तो माइनस का 20 और हो जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9, और y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, ये 1 आ गया, इसका मतलब ये हाइपरबोला हो गया। कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं हुआ, क्योंकि ये +1 आ रहा ना, नोटिस किया? तो अगर ये +1 आ रहा है तो हाइपरबोला हो गया। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। मेरी बात सुनिए यार, अब वही सेम लॉजिक है। कैपिटल एक्स को हम एक्स प्लस 1 को कह देंगे, कैपिटल वाई वाई माइनस 2 को कह देंगे, तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हम निकालते चले जाएंगे, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी देखते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइपरबोला है ना ये। तो 4/3 का होल स्क्वायर। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अब हम अगली बात फोकस ही करते हैं। तो अगर हम इसके लिए फोकस देखेंगे तो फोकस क्या होगा? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से जो फोकस मिल रहा है वो तो मिल रहा है हमें +-5, 0, बट ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए मिल रहा है। इसका मतलब एक्स प्लस 1 की वैल्यू +-5 लेंगे, और वाई माइनस 2 की वैल्यू 0 लेंगे। सही है? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें क्या क्या मिल जाएगी? 5 माइनस 1 4, -5 प्लस 1। पहला हो गया 5 माइनस 1, फिर -5 -1, तो -6, और y की वैल्यू 2 हो गई। तो फोकस आपके क्या हो गए? 4, 2 हो गए, और दूसरा फोकस -6, 2 आ जाएगा। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। यहीं पे अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाती है? बोलिए। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। ई मतलब 5/3, तो वो शायद 9/5 आ जाएगा। देखिए, है ना? और ये भी किस में? प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस 9/5, कैपिटल एक्स कितना है? स्मॉल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5 आ जाएगा। तो क्या एक्स कितना आ जाएगा? -1 प्लस माइनस 9/5। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ गई। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस। इसके बाद अगर मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, दैट इज 32/3 आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताइए। अच्छा, अगर मैं एक्सिस की बात करूं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो पहले हम ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो चूंकि हाइपरबोला है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल वाई इक्वल टू 0। हाँ है ना? इसका मतलब वो हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है? अगर हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें, सही है, तो वो लेंथ हो जाएगी 2a के बराबर। 2a मतलब 6। यहीं पे अगर हम कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें जो उसके परपेंडिकुलर है,
तो वो होती है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है। और अगर हम यहीं पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें, क्योंकि ये क्या है, तो वो हो जाएगा 2b, और 2b के हिसाब से वो कितना हो जाएगा 8। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी आपने निकाल लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अरे हाँ, ये ना। तो फोकस डायरेक्ट, अच्छा सेंटर की अगर आप बात करते हैं, तो इसके लिए अगर आप सेंटर देखेंगे, तो इसके लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दोनों जीरो आ जाएगा। नहीं, कैपिटल एक्स जीरो, इसका मतलब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -1। कैपिटल वाई जीरो, इसका मतलब वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, देन वाई इक्वल टू 2। तो सेंटर कोऑर्डिनेट -1, 2 आ जाएगा। मतलब अगर एक हाइपरबोला और एक कंजुगेट हाइपरबोला है दोनों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है, तो आप कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E1 है, कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E2 है, तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। सही है ना? मतलब अगर आप E की बात करें, तो E के लिए आपने पढ़ा है ना कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। और अगर हम E डैश की बात करें, तो उसके लिए होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर -1 होता है। तो अगर यहाँ से आप ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो वो निकल के आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और अगर यहाँ से ई डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। तो अगर आप 1/E² देखें और 1/E डैश का होल स्क्वायर देखें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर E1 एंड E2 आर दी eccentricities of hyperbola and its conjugate, then इंपॉर्टेंट है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है। यानी अगर हमें हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है और हमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो हम आराम से ये रिजल्ट यूज करके हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की हेल्प से उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी हाइपरबोला के करस्पॉन्ड एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा ही होगा। किसी भी हाइपरबोला के करस्पॉन्ड एक कंजुगेट हाइपरबोला होगा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर उसकी इसेंट्रिसिटी E1 है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी E2 हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे हमेशा। तो एकदम फिक्स हो गया ना। जैसे अगर मैं हाइपरबोला की ज्योमेट्री आपको डिस्कस करके समझाऊं, जैसे ये रहा एक हाइपरबोला। सही है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a। सही है। यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहीं ना कहीं ऐसे कट करेगा, तो ये हो गया लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। सही है। जहाँ पे दोनों एक्सिस कट कर रहे होंगे उससे हम सेंटर कह देंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया फोकस। ये पर आवाज नहीं आ रही।
देखो अभी ठीक है तो, देखिए भाई अभी ठीक है तो। यस सर। तो डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं फोकस आपसे पूछूं तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस आप क्या लिखते हो? अभी भी वो 2a ही तो लिखते हो। तो 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ई इसेंट्रिसिटी हो गई, है कि नहीं? तो जैसा भी हाइपरबोला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हाइपरबोला हो या उसका कॉन्जुगेट हो, बट ये लेंथ तो हमेशा 2a ई होगी ना, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और साथ में इसेंट्रिसिटी। अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी? बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स सोचो, तो वो 2a बाई ई होगी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और उसमें डिवाइडेड बाई क्या कर दो, इसेंट्रिसिटी। यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस बिटवीन फोकस का एक और रिजल्ट जो आपने वहां देखा था हाइपर एलिप्स के केस में, तो डिस्टेंस बिटवीन अगर आप फोकस का रिजल्ट देखोगे तो वो 2ae होता है। 2ae मतलब रूट अंडर ऑफ 4a² e²। अब आपने पढ़ा है ना कि b² जो है वो होता है a² e² - a²। तो अगर आप a² e² की वैल्यू देखोगे तो a² प्लस b² के बराबर आ जाती है। यहीं पे आप 4a² e² पढ़ोगे तो बेसिकली क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो वही रिजल्ट जो आ जाता है वो आ जाता है रूट अंडर ऑफ कितना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसका स्क्वायर और प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इसका स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ट्रांसवर्स एक्सिस का भी स्क्वायर होता है और कॉन्जुगेट एक्सिस का भी। तो चाहे ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट। तो अगर यहीं पे आप ध्यान से देखोगे तो ए इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर ऑफ a² प्लस b² के बराबर, ये होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस को भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा ये तो आपको पता ही है कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है किसका, F1 एंड F2 दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो एक ये भी रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2। अच्छा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है PF1 PF2 का डिफरेंस। अगर P कोई भी पॉइंट आप लोगे तो PF1 इंटू PF2 हमेशा 2a के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि F1 F2 फोकस है, अगर मैं आपसे कहूँ कि F1 एंड F2 आर दी फोकस, ठीक है, F1 एंड F2 आर दी फोकस of hyperbola P be any point on hyperbola then इसेंट्रिसिटी अगर आप ई निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, इसेंट्रिसिटी ई निकालना चाहो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है F1 F2 दैट इज 2a बाई मॉड ऑफ PF1 माइनस मॉड ऑफ PF2। ये ध्यान रखिएगा, F1 F2 हो गया 2a के बराबर और मॉड ऑफ PF1 माइनस PF2 जो, समझ में आया? तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सेंटर अगर आपने कहा कि ओरिजिन हो गया, मिड पॉइंट हो गया F1 F2 का, तो वो हमेशा सेंटर हो गया। और F1 F2 अगर फोकस है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। F1 F2 फोकस है, P कोई भी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है, तो उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आप बिना इक्वेशन निकाले लिख सकते हैं F1 F2 बाई मॉड ऑफ PF1 माइनस PF2। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ PF1 माइनस PF2 क्या होता है, 2a के बराबर, और F1 F2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2ae के बराबर। तो 2ae बाई 2a कर देंगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल सारे रिजल्ट हैं, इन सारे रिजल्ट का यूज चाहे हाइपरबोला हो चाहे उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, आराम से आप सारी इक्वेशंस में कर सकते हैं। तो जहां जैसी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको आप वहां पे वैसा रिजल्ट लगा देंगे। समझ रहे हो? नोट कर लीजिएगा। भाई सेंटर आपको दे ही दिया गया है कि नहीं? हमें क्या पता है, सेंटर पता ही है हमें, तो सेंटर के हिसाब से तुरंत x माइनस अल्फा y माइनस बीटा हो जाएगा। अच्छा फोकस आपको पता है,
और सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहोगे तो भाई ये रहा सेंटर और ये रहा एक फोकस। तो सेंटर अगर आप देखोगे तो सेंटर आपको दे दिया गया है दैट इज 1,0 और एक फोकस आपको दे दिया गया 6,0। ये वाला गैप आपको 5 दे दिया गया। इसका मतलब जो ए ई है वो आपको 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 25 जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। ये पहले रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। सही है ना भाई। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी 6 दिया है तो ए 3 दे ही दिया गया। जैसे ए को 3 रखेंगे तुरंत हमें बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। तो ए और बी तो हमें मिल गए, ए और बी मिल गए। सेंटर हमें पता ही है तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमारा तुरंत क्या आ जाएगा, बोलिए, हाइपरबोला। अगर हमें इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी तो रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी 5/3 आ जाएगी। यहीं पे अगर हमें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या कुछ भी ऐसा तो वो सब हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, चूंकि ये लिखा ही था कि एक्सिस को आपको वही रिफर करना है, प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ऑब्वियसली एक्सिस हमने वही रिफर कर लिए। तो इक्वेशन वही एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर क्योंकि 1,0 है तो एक्स माइनस अल्फा और वाई माइनस बीटा उसी हिसाब से लिख देंगे। समझ गए कि नहीं भाई। भाई इसमें भी सेम लैंग्वेज में आपसे कह दिया गया है कि जो हाइपरबोला उसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही है। दोनों फोकस आपको दे दिए गए 4,2 एंड 8,2। तो एनालिसिस तो सिंपल हो गया। दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम F1 को 4,2 कह दें और F2 को कह दें 8,2 तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर कितना हो जाएगा 6,2। सेंटर हमें मिल गया तो इसका मतलब तुरंत हम कहेंगे x माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, चूंकि हाइपरबोला ही है, इज इक्वल टू 1। अब हमें सिर्फ ए और बी निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको इसेंट्रिसिटी दे रखी है 2। तो इसेंट्रिसिटी अगर हम 2 को यूज करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर आ गई। अब इस रिलेशन में हम बी और ए को यूज करेंगे, है कि नहीं। अच्छा, दूसरा रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है कि भाई दोनों फोकस के, अगर हम दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस देखें तो 2AE, ये हमें 4 दे रखी है, दिख रहा है कि नहीं भाई। तो इसका मतलब अगर हम AE को देखें तो AE हमें 2 दे रखा है कि नहीं। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर 4 होगा और यही किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो एक रिलेशन हमें और मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा 4 के। अब यही दोनों रिलेशन है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4 के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर 1 के बराबर आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर ए 1 हो गया तो बी किसके बराबर हो गया √3। तो यहीं पे हमारा तुरंत आंसर आ गया। आंसर कितना आया एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई 1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाए, नहीं समझ पाए। सर समझ गया। समझ गए कि नहीं। यहीं पे अगर हमसे पूछा जाता क्या कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ तो हमारा आंसर क्या होता बताओ। सीधा भाई हाइपरबोला है तो 2b स्क्वायर बाई ए हमें लिखना होता। तो 2b स्क्वायर बाई ए, आंसर 6 हो जाता कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना, बोलिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बोलो। नहीं समझे कहानी। समझ गया सर। क्या सीखा हमने, ये कहा मतलब सेम, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला। अगर हम अलग अलग देखें दोनों को तो दोनों की ज्योमेट्री और कॉन्सेप्ट में लगभग लगभग सिमिलरिटी है ना। तो एक चीज हमने देखा कि अगर ऐसा कहा जाए कि इफ एक्सिस ऑफ इलिप्स, ठीक है, आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ इलिप्स हो और चाहे या हाइपरबोला, दोनों के लिए सेम है कि जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है।
एंड सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, ये हमें पता चल जाए। तो हम ये कहते हैं कि इलिप्स की अगर इक्वेशन आपको लिखनी हो तो इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सही है। वेयर where a 2a and 2b are the length of major and minor axis। समझ गए। और यही काम अगर हम हाइपरबोला के लिए करें तो हाइपरबोला में हम क्या कहते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होता है, 2a and 2b are the length of transverse and conjugate axis। ये अंतर है। समझ गए कि नहीं भाई। तो ये इक्वेशन एकदम सेट है, एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एक्सिस को लेना है, ठीक है, चाहे एलिप्स के लिए चाहे हाइपरबोला के लिए, तो उसका सेंटर पहले निकाल लो। सेंटर एक बार अल्फा बीटा मिल गया, सेंटर फोकस का मिड पॉइंट होता है, उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी हो तो आप सीधा ये इक्वेशन लिख दो। अब आपका एम सिंपल ए और बी निकालना है। 2a का मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b का मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बस वो और निकाल के रख दो, इक्वेशन रख दो, आंसर आ जाएगा। सेम अगर हाइपरबोला की बात होगी तो 2a का मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और 2b का मतलब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। वो निकाल के रख दो तो वो आंसर आ गया। तो जहां भी आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी वहां पे आप सीधा ये रिजल्ट लगा के अपना काम करके आराम से सिंप्लीफाई करोगे और आपको फाइनल आंसर हर बार मिल जाया करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। ठीक है ना। ये चीज एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है ना। अब हमने लिया लेट अ पॉइंट P x1 कॉमा y1 ले लो, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाली f x1 कॉमा y1। इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव होता है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, इनसाइड में। तो इसके लिए ये रीजन होता है, अगर ये f x1 y1 है और यहाँ पे हमने रखा ये पॉजिटिव आया तो पॉइंट यहाँ होगा। अगर f x1 y1 पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा, P लाई इन दिस रीजन। तो उसके लिए एफ एक्स वन वाई वन क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर एफ एक्स वन वाई वन की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, तो पी लाई इन दिस रीजन। इसमें ये डिफरेंस होता है। सही है ना। क्योंकि इन जनरल हमको ये समझ में आता है कि ये रीजन इनसाइड का है, ये वाला, और ये रीजन आउटसाइड का है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बोलिए। जबकि इसमें उल्टा हो जाता है, जनरल थॉट जो कहती है उसके हिसाब से चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, तो उसी हिसाब से हम चीजें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बोलिए। तो उसमें इनसाइड और आउटसाइड में चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। उल्टा लिख गया मैं, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है, बस ये है। तो अगर एफ एक्स वन वाई वन निगेटिव है तो पॉइंट इस बीच वाले रीजन में लाई करेगा। समझ गए कि नहीं। और अगर एफ एक्स वन वाई वन पॉजिटिव है तो पॉइंट इस वाले रीजन में लाई करेगा। बस इसके बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा हाइपरबोला के केस में। ज्योमेट्रिकली, हाइपरबोला के केस में ज्योमेट्रिकली ये चीज ध्यान रखिएगा, लोकेशन ऑफ पॉइंट। Location of point P for hyperbola f x comma y, ठीक है, इक्वल टू 0। ये किसी भी हाइपरबोला के लिए पॉइंट P की लोकेशन मैंने आपको बताई है क्या होती है। समझ गए। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा, नेगेटिव रिजल्ट है तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा, मतलब दोनों हाफ के बीच में। सही है। देखो, अगर आप सिचुएशनली इक्वेशन से सोचोगे तो वही चीज है। ये रीजन दो बाउंड्री लाइन के अंदर का है, मतलब इनसाइड टाइप फीलिंग दे रहा है,
और ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि यार f(x1, y1) नेगेटिव होता है तो इनसाइड में पॉइंट होता है, सही है ना। तो मतलब एनालिटिकली वही इंफॉर्मेशन है जो आपने इक्वेशन में पढ़ी है, बट इसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली डिफरेंट दिखती है, इसलिए इसको मैंने ज्योमेट्री वाइज ही लिखा है। समझ में आया। तो अगर f(x1, y1) पॉजिटिव होगा तो पॉइंट यहाँ होगा, f(x1, y1) नेगेटिव होगा तो पॉइंट यहाँ होगा। f(x1, y1) क्या है, इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये कहानी समझ में आई। इन जनरल बाकी सबके लिए रिजल्ट एकदम अलग से, जैसे अगर यही रिजल्ट आपसे मैं इलिप्स के केस में ज्योमेट्री वाइज पूछता, याद है आपको, अगर मैं कहता f(x, y) इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, याद है आपको। तो इलिप्स की ज्योमेट्री आप कुछ ऐसे बना देते हैं, इलिप्स की ज्योमेट्री आप कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ आपसे कहता कि f(x1, y1) निगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड होता, यहाँ आपसे कहता है f(x1, y1) पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड हो जाता। समझ में आया कि नहीं। यही काम आपने सर्किल में किया था, याद आ रहा होगा आपको सब चीजें। अगर मैं आपसे कहता f(x, y) इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो अगर मैं यहाँ कहता f(x1, y1) जो है वो निगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड हो जाता, f(x1, y1) कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड हो जाता। अगर यही मैं आपसे कहता f(x, y) इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सब में ज्योमेट्री वाइज अब बात आई है तो समझी लो। ये मान लो पैराबोला होता तो यहाँ अगर पॉइंट होता तो f(x1, y1) कैसा होता, निगेटिव। यहाँ पॉइंट तो f(x1, y1) कैसा होता, पॉजिटिव। चलिए बात आई तो ज्योमेट्री वाइज समझ लिया। अब आपको ज्योमेट्री वाइज डिफरेंस फील हुआ होगा कि मैंने इतना ज्योमेट्री पे स्ट्रेस इसके क्यों दिया है, और वो फीलिंग क्यों जानना जरूरी है कि ज्योमेट्री वाइज क्या डिफरेंस होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें एकदम सिमिलर सी हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो वो इनसाइड और आउटसाइड वाली फीलिंग है बस। क्या ये ज्योमेट्री वाइज चीजें डिफरेंस में समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। तो पॉइंट आप इलिप्स की इक्वेशन में रखोगे, सर्किल और पैराबोला में रखोगे तो पॉजिटिव मतलब आउटसाइड, नेगेटिव मतलब इनसाइड। सेम लॉजिक यहाँ भी है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे बस क्या है कि रीजन वाइज वो देखने का तरीका बदल जाता है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हमें क्या दिखने लगता है, इनसाइड, बट एक्चुअल में हाइपरबोला की ज्योमेट्री ऐसी है कि ये रीजन इनसाइड है, इसीलिए पॉजिटिव मतलब यहाँ, नेगेटिव मतलब यहाँ। हमें ऐसे ही ध्यान रखना है, इसमें इनसाइड और आउटसाइड नहीं सोचना है। पॉजिटिव मतलब जिस साइड फोकस है उस साइड, नेगेटिव मतलब जिस साइड फोकस नहीं है उस साइड। समझ गए। पैरामीट्रिक पॉइंट की क्या कहानी है, थीटा के टर्म में पैरामीट्रिक पॉइंट देखें तो बस ये समझ लो पैरामीट्रिक पॉइंट आता कहाँ से है। तो अगर हम पैरामीट्रिक पॉइंट की बात करें, x² / a² - y² / b² इक्वल टू 1 के लिए, तो एट थीटा, तो उस पॉइंट को हम पी थीटा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं a sec थीटा, b tan थीटा। बस इतना आपके लिए जरूरी है। थीटा वही सेम इसेंट्रिक एंगल हो गया, है कि नहीं। तो अगर ज्योमेट्रिकली आपको जानना ही है तो थोड़ा सा रफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ एक सर्कल कंसिडर करते हैं, सही है। तो हम क्या करते हैं कि ये सर्कल जो होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर खींचा जाता है, ठीक है। इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आप कोई भी एक पॉइंट पी लेते हैं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। तो वो टेंजेंट जहां पर इसको कट करती है ट्रांसवर्स एक्सिस को, उस पॉइंट को आप इस पर ड्रॉ करते हैं ऊपर। तो ये जो पॉइंट आता है P, इसे ही हम कहते हैं a sec थीटा, b tan थीटा, और इसका जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं थीटा। ये अंतर है बस, समझ में आया। तो ये हो गया आपका हाइपरबोला, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनता है भाई, ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनता है, टेकिंग ट्रांसवर्स एक्सिस एज अ डायमीटर। तो उसी को डायमीटर मानकर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसे हम ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं।
उस सर्किल पे कोई पॉइंट लेते हैं, वहां से टेंजेंट डालते हैं और उसी पॉइंट को हम ऊपर ड्रॉप करते हैं, तो उसे हम पैरामीट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर थीटा पैरामीट्रिक पॉइंट की बात की जा रही है हाइपरबोला के केस में इस इक्वेशन के लिए, तो उस थीटा पैरामीट्रिक पॉइंट को हमें क्या लेना है, बोलिए। हमें लेना है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, बस इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है। डन। अच्छा, अब कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं जो हमें जनरली कॉमन इंफॉर्मेशन यूज होंगे, जैसे अच्छा ये तो बताने की जरूरत नहीं कोई भी लाइन कॉर्ड कब होगी, जब 2 पॉइंट पे कट करेगी, कोई भी लाइन टेंजेंट कब होगी, जब 1 पॉइंट पे टच करेगी, है कि नहीं। और कोई भी लाइन ना कॉर्ड होगी ना टेंजेंट होगी जब ना तो कट करेगी ना ही टच करेगी, तो वही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो करेंगे। वो कॉन्सेप्ट सेम है जो आपने पैराबोला की थ्योरी में पढ़ा है, वो किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए सेम है, ठीक है। तो सेम रिजल्ट वही हो गए। अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की बात करूं, टेकिंग x1 y1 एज मिड पॉइंट, तो वही सेम t इक्वल टू s1 लिख देंगे कि नहीं, बोलिए। इसके बाद अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करूं, आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट डालूं फ्रॉम x1 y1, तो वही लिख देंगे t इक्वल टू जीरो। ये सारे एकदम फैक्ट इंफॉर्मेशन है। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका भी वही एकदम सेम है, कॉर्ड का मिड पॉइंट लेके कॉर्ड लिखने का तरीका भी एकदम सेम है, तो वो एकदम सेम रिजल्ट है। अगर मैं यहीं पे आपसे लिखूं कि क्या इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1, उससे 2 पेयर डाली गई, तो उसकी इक्वेशन भी आपने लिखी होगी SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये जनरल रिजल्ट है जो आप लगातार यूज करते जा रहे हैं, और इस हाइपरबोला के केस में भी इन तीनों रिजल्ट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टेकिंग मिड x1 y1 एज अ मिड पॉइंट t इक्वल टू s1, तो t और s1 का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन लिख लेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका भी एकदम सेम है जैसे आपने वहां सीखा है। पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका भी अभी भी सेम है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जो आपने वहां सीखा है। इन सब तरीकों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारे तरीके एकदम वैसे ही हैं जैसे आप वहां पढ़ते आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलिए। सीधा यार मिड पॉइंट दिया ही हुआ है, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 5,3, तो सीधा हमें क्या लगाना है, t इक्वल टू जीरो सोचना है, सॉरी t इक्वल टू s1 सोचना है। किसके लिए, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 के लिए। दिख रहा है कि नहीं भाई, बोलिए। अब सीधा t लिखोगे तो x x1 माइनस वाई y1 माइनस 1, और s1 लिखोगे माइनस 9/25 माइनस 1। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है, ये बताओ। अरे बोलो यार, क्या ये कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी को बस सॉल्व करके अपना आंसर लिख दीजिएगा। नहीं समझे, समझ गए सर। इजी है कि नहीं है ये बताओ भाई। ऑब्वियसली हमें लोकस किसका निकालना है भाई, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का। तो ऑब्वियसली अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को ये h कॉमा k ले लें, तो उस लोकस की इक्वेशन t इक्वल टू s1 लिखेंगे। अब t और s1 दोनों एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, तो पहले t लिखो, तो t लिखोगे तो 3hx माइनस 2yk प्लस 2x प्लस h वही बाई 2 कर लेंगे, माइनस 3y प्लस k। अच्छा यहाँ पे लिखोगे तो 3h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k, ये आ गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, ये जो कॉर्ड हमने निकाली, अगर हम यहाँ से देखें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखें जिसका मिड पॉइंट क्या है h कॉमा k है, तो वो t इक्वल टू s1 के हिसाब से मिल दिया। अब इस कॉर्ड का अगर हम स्लोप देखें, भाई कॉर्ड पैरेलल है ना y इक्वल टू 2x के, तो इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के। अगर इस कॉर्ड का स्लोप देखें तो आपने पढ़ा है ना, स्लोप ऑफ द कॉर्ड होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y।
अगर आप x का कोफिशिएंट देखोगे तो 3h + 2, और अगर आप y का कोफिशिएंट देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, -3 - 2 के, ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहीं से आपका आंसर क्या आ गया बताओ, 3h + 2 अपॉन 2k + 3 = 2। क्या ये बात आपको समझ में आती है कैसे किया और क्यों, बोलिए। एक वेरिएबल कॉर्ड आपको दे रखी है, x² / a² - y² / b² = 1, और वो टेंजेंट है किसकी, सर्कल की, सही है। और उसके मिड पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। लोकस किसका निकालना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से मिड पॉइंट का। तो ऑब्वियसली कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन तो लिख सकते हो, यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose मिड पॉइंट p h, k, तो वो तो आराम से आप इसके लिए क्या लिख दो, t = s1 लिख दो। किसके लिए, इस कर्व के लिए। तो लिखो जरा, तो क्या आ जाएगा, xh / a² - yk / b² = h² / a² - k² / b²। अब ये क्या है, ये टेंजेंट है किसकी, फॉर सर्कल x² + y² = c²। तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। अगर हम सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो h² / a² - k² / b² डिवाइडेड बाई √अंडर h² / a⁴ k² / b⁴ = c के बराबर होगा। जैसे आप स्क्वायर करेंगे यहीं पे लोकस आ जाएगा आपका। लोकस क्या आएगा बताओ, x² / a² - y² / b² का होल स्क्वायर = c² x² / a⁴ y² / b⁴। यही आपका आंसर। तरीका समझ में आया। तो सेम वही लॉजिक लगाया, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड लेके t = s1 लिखा है ना, और फिर टेंजेंट की कंडीशन सर्किल के लिए लगा दी। तो सर्किल के लिए टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस का। तो हाँ भाई, सिंपल सा थॉट आपको लगाना है। P और Q दो पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है। अब एक तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि पॉइंट को थीटा के टर्म में एज्यूम कर लेना, उससे क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव चला जाता है, तो वो सजेशन नहीं है। मतलब P और Q आपको ऐसे पॉइंट लेने हैं कि CP और CQ जो है वो परपेंडिकुलर रहे, ऐसा है ये। तो ऑब्वियसली ये P ले लो, ये Q ले लो, तो ये तो एंगल 90 हो गया। तो अगर हम इस एंगल को थीटा कहेंगे तो ये पूरा एंगल 90 + थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इस डिस्टेंस को r कह दूं, r1 बेसिकली, इस डिस्टेंस को r2 कह दूं, तो P पॉइंट अगर मैं सेंटर ओरिजिन कहूं तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 + r1 cos थीटा, है ना, एंड 0 + r1 sin थीटा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थीटा तो एक्स एक्सिस हो गया ना ये, तो ये स्लोप की तरह ट्रीट हो गया। अच्छा, ये 90 + थीटा हो गया, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 + r2 cos of 90 + थीटा एंड 0 + r2 sin of 90 + थीटा। समझ में आया। अच्छा, P और Q दोनों कहाँ लाई करेंगे, हाइपरबोला पे लाई करेंगे कि नहीं। तो जैसे ही दोनों हाइपरबोला पे लाई करेंगे तो दोनों को हाइपरबोला पे लाई करा दो, P को भी और Q को भी। अच्छा, P को लाई कराओ, तो जैसे आप P को हाइपरबोला पे लाई करोगे, हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1, तो पहले वाले हाइपरबोला पे P पॉइंट लाई कराओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, r1² और साथ में आएगा cos² थीटा बाई a² sin² थीटा बाई b² = 1। तो यहाँ से शायद 1/r1² की वैल्यू आ जाएगी cos² थीटा बाई a² एंड sin² थीटा बाई b²। अच्छा, अगर यहीं पे Q के लिए बात करोगे तो r2² cos of 90 + थीटा माइनस sin थीटा, है ना, और ये आएगा, और माइनस r2 sin of 90 - थीटा, ये आ जाएगा प्लस का cos थीटा, तो उससे कोई मतलब नहीं, cos² थीटा बाई b² = 1 आएगा। तो यहाँ से अगर हम r2 की वैल्यू देखें तो r2² की वैल्यू आ जाएगी 1/r2² की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। अब तो इक्वेशन आराम से दिख ही रही है। 1/cp स्क्वायर प्लस 1/cq स्क्वायर हमें चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 1/r1 स्क्वायर एंड 1/r2 स्क्वायर। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर आ रहा है, और साथ में क्या बच रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो ही जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ये इसको प्रूव करने का तरीका आसान हो गया ना। मैंने आपको बताया ना, जब भी आपको किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट का डिस्कशन करना हो, तो आपका डिस्कशन हमेशा पैरामीट्रिक फॉर्मेट में चलना चाहिए। और किसी फॉर्मेट में आप सोचेंगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन कर देंगे जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। क्या ये बात हमें समझ में आई, ये बताओ। क्या ये बात और ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ में आई कि नहीं आई? चलिए मैं दोनों केस एक बार डिस्कस कर देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। पहला केस क्या है कि S1 और S2 जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग डिसजॉइंट सर्कल है। तो ऑब्वियसली एक सर्कल S1 ये हो गया, एक सर्कल S2 ये हो गया, दोनों अलग अलग हैं और डिसजॉइंट सर्कल है। अब एक सर्कल ऐसे है जो दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये वाला सर्कल जो पहले और दूसरे दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ऐसे। दोनों सर्कल को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो अब इसके सेंटर का लोकस आपको बताना है। ये है सिचुएशन, सही है, पहली सिचुएशन है। तो ऑब्वियसली ये सेंटर, ये सेंटर, ये हो गया S1, ये हो गया S2। इस सर्किल के सेंटर का लोकस बताना है। तो आप बताओ SS1 और SS2 इस डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं, सोचो। अगर इसकी डिस्टेंस हम R1 कह दें, इसको R2 कह दें और ये R कह दें, तो SS1 कितना होगा, R प्लस R1। SS2 कितना होगा बताओ, R प्लस R2 होगा कि नहीं। तो अगर हम SS1 माइनस SS2 कर दें तो क्या वो रिजल्ट R1 माइनस R2 आएगा, मॉड ले लें। अगर का लोकस बताना है जिसकी दो गिवन पॉइंट, भाई ये दोनों सर्कल तो गिवन है, तो ये दोनों पॉइंट गिवन होंगे, उससे डिस्टेंस एस की स्क्रीन भी चल रही है सर। तो लोकस ऑफ P क्या होता है, हाइपरबोला। ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर होता है किससे, लेस होता है डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट से। जो कांस्टेंट होता है ये लेस होता है किससे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट से। जो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है ना, उससे छोटा होता है। ये है सिचुएशन। क्या ये कहानी पूरी समझ में आ गई। तो ये लोकस हमेशा एक हाइपरबोला होता है। इसका लॉजिक आपने आज की क्लास में पढ़ा है ना अभी। हाइपरबोला आपने देखा होगा, हाइपरबोला की सरफेस पे कोई भी पॉइंट देखा होगा, उसकी दोनों फोकस से आपने डिस्टेंस निकाली होंगी, याद आया। PF1 और PF2 से आपने डिस्टेंस निकाली थी, तो PF1 माइनस PF2 का जो डिफरेंस था वो 2a के बराबर था, सही है। जो कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो 2a था वो F1 F2 से छोटा था कि नहीं था, तभी तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है। तो जब भी किसी एक पॉइंट का लोकस हो जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा हो, तो आप हमेशा उसके लिए ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, समझ गए कि नहीं।
तो यहां से लोकस क्या आएगा, बोलो, लोकस ऑफ एस क्या आएगा, हाइपरबोला। क्या ये हाइपरबोला आएगा, ये बात समझ में आई। अच्छा, उसकी जो इसेंट्रिसिटी होगी भाई, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 2a के बराबर होगी और ये डिस्टेंस 2ae के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों फोकस होंगे ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वो जो डिसेंट्रिसिटी होगी वो होगी S1 S2 दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस और रेडियस का डिफरेंस। मेरी बात समझ में आएगी, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे वाला देखो, सेकंड में क्या है, कह रहा है कि S1 कंटेन S2। सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर एक दूसरा सर्कल है, सही है, और फिर एक सर्कल का लोकस आपको डिस्कस करना है जो कि दोनों को एक्सटर्नली टच करता हो। बोलिए ये है सिचुएशन अगले वाले सर्कल के लिए। तो अब क्या करोगे बोलो। ऑब्वियसली ये हो गया एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। तो अब जब लोकस की बात हो रही है, अब जब लोकस की बात हो रही है तो अब क्या करोगे भाई, सेंटर, अब एक सर्कल जो S1 सर्कल है, कंडीशन क्या बोला, S1 कंटेन बाई S2। तो अब S1 अंदर वाला सर्कल है, S2 उसको कंटेन कर रहा है, और एक जो छोटा वाला सर्कल है इसका आपको सेंटर का लोकस बताना है कि नहीं। तो अब ये जो लोकस है वो इलिप्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब इलिप्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सोचो जरा भाई, S1 कंटेन S2, तो ये S1 हो गया और ये S2 को कंटेन कर रहा है और हमें इसके सेंटर का लोकस चाहिए, है कि नहीं। तो अभी भी सेम रेडियस वाली कंडीशन लगा दो। तो अब जरा मुझे सोच के जवाब देना, S अगर ये एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है तो S1 कितना होगा, S1 R1 माइनस R होगा कि नहीं, बड़े वाले सर्कल में इसकी। और S2 कितना होगा, ये R2 प्लस R होगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वो R1 प्लस R2 के बराबर आएगा कि नहीं, देखो जरा ध्यान से। और अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई करता है तो S1 S2 हमेशा किससे छोटा होगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से छोटा होगा ही होगा। तो यहाँ से जो लोकस ऑफ S आता है वो इलिप्स आता है, क्योंकि इलिप्स के केस में आपने बात पढ़ी है ना, और उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो सेम यही होती है, S1 S2 बाई R1 प्लस R2। तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों, ये आप ध्यान करके लिख लीजिए कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point for which sum of its distance from two fixed point is constant, same logic, then locus of point है वो क्या होगा, इस इलिप्स, ठीक है ना। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा, इलिप्स। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट से, ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। सही है। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने इलिप्स के बारे में ये बात पढ़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने जब इलिप्स पढ़ा है तो ये चीज पढ़ी है इलिप्स के केस में। अगर मैं एक, अरे यार, अगर मैं एक इलिप्स ऐसे ले लूँ, है ना, और उस इलिप्स की सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लें आप, ये, तो वो जो पी ए और पी ए प्लस पी बी का लॉजिक होता है ना, ए और बी, आपने पढ़ा होगा ना कि पी ए प्लस पी बी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट 2a के बराबर होता है। और ये जो कांस्टेंट 2a है वो हमेशा लेस होता है किससे, ए बी से। 2a जो है ये 2a ही होता है ना, तभी तो जो इसेंट्रिसिटी आती है वो हमेशा क्या आ जाती है,
सॉरी ग्रेटर होता है ये हमेशा ए बी से, तो बस ये लॉजिक है। तो वो हमेशा कांस्टेंट आ गया है कि नहीं, तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट पी आ गया वो हमेशा एक एलिप्स आ गया। तो ये जनरल है, कई बार कई जगह ऐसी सिचुएशन बन जाएंगी जहां आपको अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख कर आप ये लिख दीजिएगा। इसलिए मैंने इतनी बात आपको बताई है यहाँ पर, ये एकदम कनेक्शन में रखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बहुत जरूरी है और बहुत जगह यूज होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको ये चीज मैंने समझाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसमें आप ये लोकस देख रहे हैं तो लोकस एक इलिप्स होगा जिसकी सेंट्रिसिटी अगर आपसे पूछी गई तो आप ये इंफॉर्मेशन उसमें यूज कर सकते हैं। अगर इस केस में आप देख रहे हैं तो इसका जो लोकस होगा वो हाइपरबोला होगा, और अगर उसमें आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछी गई तो आप ये यूज कर सकते हैं। क्यों होगा वो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, इस वजह से ऐसा होगा। तो लॉजिक एकदम कनेक्ट रखिएगा क्योंकि ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट इंपॉर्टेंट, इसका यूज अगली बार सब मतलब अगली इंफॉर्मेशन जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है। फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वो हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है ना? अच्छा यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। सही ना, वरना टेंजेंट निकलेगी। समझ में आया? जैसे ही हाइपरबोला हो उसके लिए आप एम स्लोप टेंजेंट का ये रिजल्ट लगा दीजिएगा, अगर आपको एम स्लोप टेंजेंट की बात करनी हो तो, और उसके हिसाब से आपको जो रिजल्ट निकालना हो वो आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कर गई। अरे यार ये मेरा अभी ठीक है तो हम्म, तो एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन भी सेम फॉर्मूला आप लगा के लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम। सही है ना? अच्छा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होना ही चाहिए, वो तो कोई डाउट है नहीं। अच्छा हाइपरबोला कर इस वाले हाइपरबोला के लिए मतलब कॉन्जुगेट में आ जाएगा, तो इस -1 को यहाँ से हटाएंगे तो ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसी फॉर्मूले में ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देंगे, तो यही वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो हमें बस यही वाला रिजल्ट ध्यान रखना है, अगर इसके लिए लिखना है तो उसी हिसाब से लिख देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है आपको x1 y1 पे, x1 y1 पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है तो सेम लॉजिक, वही सेम t इक्वल टू 0। अच्छा आउटर पॉइंट से टेंजेंट लिखनी है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किसके लिए? हाइपरबोला के लिए, तो वही एम स्लोप टेंजेंट लिखेंगे, पॉइंट लाई करा देंगे। सही है। एम m1 m2 या m1 में कोई कमेंट करना है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकालना है तो उसका तरीका सेम है। सही है। किसी भी हाइपरबोला को अगर वो लाइन 2 पॉइंट पे कट करी और उस पर टेंजेंट डाला गया है तो वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख के कंपेयर कर देंगे, वो सेम कॉन्सेप्ट है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाला कॉन्सेप्ट सेम है ना, मतलब अगर कोई हाइपरबोला आपको दिया हुआ है और उसको एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कट कर रही है और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपने एक लाइन खींची और इस पॉइंट के बारे में आपको कोई कमेंट करना है पी के बारे में, तो वहां पे आपका तरीका सेम है ना, पी से आप क्या करेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे। पी से आप क्या लिखेंगे भाई, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे और उसको कंपेयर कर देंगे। ये तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना। देखो जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो जनरल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट कांटेक्ट एंड एल इक्वल टू 0, chord of contact at P and L equal to 0 are coincide। ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि L इक्वल टू 0 अगर हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और उन 2 पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाली, उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में आपको कोई भी कमेंट करना है तो उसका कमेंट मतलब P पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और L इक्वल टू 0 कोइंसाइड करा के वो सेम कॉन्सेप्ट लिख देंगे। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। अब मतलब इस पर बेस्ड चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद टेंजेंट एट पैरामीट्रिक फॉर्म अगर लिखना है, टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट पी थीटा
मतलब a sec थीटा कॉमा b tan थीटा किसके लिए? फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए, सॉरी फॉर हाइपरबोला चल रहा है ना, फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है, तो सीधा t इक्वल टू 0 लिखोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स सेक थीटा बाई ए वाई टेन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। तो एक इस हाइपरबोला के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन है, जिसका यूज आप कई बार करेंगे तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा। टेंजेंट में इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, टेंजेंट में इतना यूज़ आराम से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा अब नॉर्मल में अगर मैं आपसे कहूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 का यूज़ है सबसे ज़्यादा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो याद है वही सेम एक्स अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही सेम लॉजिक है जो आपने फॉर्मूला वहां पढ़ा है। तो एक्स अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट ये जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? ऑन द हाइपरबोला। अच्छा यही अगर मैं एट पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ूं, पैरामीट्रिक पॉइंट की अगर मैं बात करूं पी थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अब जो वो पैरामीट्रिक पॉइंट हम देखेंगे थीटा वाला, वो क्या देखेंगे? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो x1 की जगह ए सेक थीटा रख देंगे, y1 की जगह बी टेन थीटा। इसका भी यूज कई जगह हो जाता है। तो ये दोनों नॉर्मल की इंफॉर्मेशन है, पैरामीट्रिक पॉइंट और x1 y1 पे, जिनका यूज क्वेश्चन में आप करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन वाइज कैलकुलेशन वाइज नॉर्मल की इन दो इक्वेशंस का यूज सबसे ज्यादा होता है इन अ केस ऑफ क्या? हाइपरबोला। इनका यूज करके आप चीजें सिंप्लीफाई करके, तो भाई परपेंडिकुलर है तो हमें स्लोप तो पता चल ही गया है। सबसे पहले हाइपरबोला ही लिख लो, तो एक्स स्क्वायर बाई शायद 36 आता है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 आ रहा है क्या? देखो, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट बोलूं तो क्या बोलूंगा बताओ? ये आज की क्लास में पढ़ा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर, हाँ भाई रूट अंडर m square plus b square मतलब 30 36 एम स्क्वायर माइनस 9 ना। plus अच्छा अब हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसका मतलब एम हमें क्या लेना है? इसका स्लोप कितना है? 1 है ना, तो हमें एम क्या लेना है? -1। एम -1 उठा के रख दो, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस 6 3 रूट 27, 3 रूट 3 आ रहा है देखो। क्या यही टेंजेंट आएंगी? देख लो जो इसके परपेंडिकुलर होंगी। yes sir कोई कंफ्यूजन? अब यहीं पे, अब यहीं पे अगर आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता, यहीं से अगर आपसे पूछ देता, तो इसके लिए कोई रिजल्ट मत याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता t फॉर equals to 0 पे एक्स इक्वेशन प्लस वाई इक्वल टू 3 रूट 3 के लिए, तो क्या करते? सबसे पहले t इक्वल टू 0 लिख लेते टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 मान के। तो x x1 बाई 36 y y1 बाई 9 इक्वल टू 1, और इसी को किससे कंपेयर कर देते? x प्लस वाई इक्वल टू 3 रूट 3 से। यही तो करते ना। तो x1 बाई 36 इक्वल टू माइनस y1 बाई 9 इक्वल टू 1 बाई 3 रूट 3 आ जाता। तो x1 कितना आ जाता? 36 बाई 3 रूट 3, और y1 कितना आ जाता?
-9/3√3। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, बोलो भाई, तो आपका आंसर आ जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका समझ में आया, वो तो सेम है, उसमें आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको हर बार उतना ही काम करना है, डाल रहे हैं। क्वेश्चन का कैलकुलेशन यही है ना। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में मैंने क्या बताया आपको भाई, ये रहा आपका हाइपरबोला, इस हाइपरबोला पे इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यही तो है सिचुएशन, बताओ क्या इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी? तो ऑब्वियसली पॉइंट आउटसाइड होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है? इसके लिए हाइपरबोला के लिए आउटसाइड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है? पॉइंट रखने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव? पॉइंट रखने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव? अपोजिट आना चाहिए ना, जनरल जो रिजल्ट होता है उससे अपोजिट। तो एक बार जरा ये चीज पहले चेक करो। तो सबसे पहले पॉइंट जरा चेक करो कहाँ है, 6,2 रखो जरा। तो 36/25 -4/16 -1, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। क्या रिजल्ट निगेटिव आ रहा है? यानी निगेटिव आते हम कहेंगे पॉइंट लाई आउटसाइड। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर पॉइंट आउटसाइड है, समझ में आया? इसके लिए ध्यान रखिएगा, निगेटिव आया इसलिए पॉइंट आउटसाइड है। इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन, एकदम क्लियर है। तो हम कहेंगे कि दो टेंजेंट डाल सकते हैं। अब दो टेंजेंट का तरीका तो सिंपल है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना ये तरीका एकदम सेट है फॉर स्टैंडर्ड कोनिक के लिए। तो वो टेंजेंट क्या आती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लिया। इस पे आप 6,2 क्या करा देते हैं, लाई करा देते हैं। जैसे इस पे 6,2 लाई कराते हैं तो क्या आ जाता है, 2 - 6m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर माइनस 16। दिखा, यहाँ से आपको m में क्वाड्रेटिक मिल गई कि नहीं मिल गई, बोलिए। तो 36m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 4 इज इक्वल टू 25m स्क्वायर माइनस 16। तो यही आ गया 9m स्क्वायर माइनस 24m, और साथ में शायद प्लस 20 आ रहा है क्या, देखिए ये आ गया सर। देखो, अब यहीं पे हमें क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्लोप। इसी के दो रूट आ जाएंगे m1 m2। आप चाहो तो रूट निकाल के आप टेंजेंट लिख सकते हो भाई, पॉइंट आपको पता ही है, स्लोप आपने निकाल ही लिए है, तो टेंजेंट लिख सकते हो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकाल सकते हो tan थीटा का फॉर्मूला लगा के। वो सारी चीजें एकदम सिमिलर हैं जैसी मैंने सिखाई है। बस अब लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर चाहिए। तो वो तो आपने पढ़ा ही है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 लगा दो। m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट, दैट इज 24/9 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 20/9। इसी को सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर दे दीजिए। समझ में आया कि नहीं? यहीं पे अगर हमें एंगल बिटवीन द टेंजेंट चाहिए होता तो क्या करते हो बताओ, सीधा हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, और उसका फॉर्मूला मॉड ऑफ m1 माइनस m2, इसका मतलब m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड। याद आया है रिजल्ट की नहीं, बताओ? जहाँ पे m1 m2 इसके रूट ले लेते हैं। याद आ रहा होगा भाई सबको, नहीं आ रहा है क्या? बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इस स्टेटमेंट में तो आपको निकालनी होगी। कोई भी दो कोनिक होंगे तो उसमें आपको सिंपल एक काम करना है, क्या, राइट इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट फॉर one conic and use condition of tangency for second conic। अब सेकंड कोनिक के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने पढ़ी है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, वो लगा दीजिएगा। सर्कल है तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर दीजिएगा, इक्वल टू रेडियस के बराबर कर दीजिएगा। ये मेथड 1 है, मतलब कई बार इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
मेथड 2 में आप कई बार क्वेश्चन में ये काम भी कर सकते हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर क्या, कॉन्साइड कर सकते हैं। coincides the m slope tangent for both conic, मतलब दोनों कोनिक के लिए m स्लोप टेंजेंट लिख के उनको कोइंसाइड भी करा सकते हैं। तो ये दोनों बातें, मेथड 1 ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है। समझ में आया? कोइंसाइड वाला जो तो सिचुएशन है, अगर ऐसे कर्व लिखें जिनके लिए आप m स्लोप टेंजेंट आराम से लिख पा रहे हैं दोनों के लिए, तो वो कंपेयर कर सकते हैं। तो वो सिचुएशनली है कि आप कैलकुलेशन वाइज कहाँ पे कितना काम करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कहाँ इजी हो जाएगा, उसके हिसाब से आप वो इन्फॉर्मेशन यूज करके अपना काम कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें चीजें क्लियर होंगी। हम दोनों मेथड, सही है। तो ऑब्वियसली हमें पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सही है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट पता है कि नहीं, बताओ। नहीं पता है? अब ये तो पता होगा ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये हमने लिख दी इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट। अब हमें ये कहा कि भाई यही जो है वो क्या है, टेंजेंट है किसकी, दी टेंजेंट फॉर कर्व एक्स वाई इक्वल टू 2, ये एक्स वाई इक्वल टू 2 की भी टेंजेंट है। तो अगर ये एक्स वाई इक्वल टू 2 की टेंजेंट है तो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी ना, है ना। ऑब्वियसली अगर हम ये लाइन और ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है, तो इस लाइन से इस कर्व में जो क्वाड्रेटिक बनाएंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अब हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कोई भी लाइन किसी कोनिक की टेंजेंट क्या कब होती है, बताइए। कोई भी लाइन किसी भी कोनिक की टेंजेंट कब होती है, जब लाइन से एक्स या वाई कोनिक में रखें और उससे जो क्वाड्रेटिक बने उसका डिस्क्रिमिनेंट 0। अब यहाँ से वाई की वैल्यू उठा के रख दो, तो एम एक्स प्लस 1/m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, m इंटू एक्स स्क्वायर या m स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस एक्स माइनस 2m इक्वल टू 0 आ गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, देखो इज इक्वल टू 0। यहाँ से m क्यूब इक्वल टू -1/8 आएगा, m की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी, m माइनस हाफ मिल गया, ये उठा के रख दो। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू -x/2 -2, तो 2y प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। तरीका समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात इतनी सी। हमने सिंपल एक काम किया, इस कर्व के लिए m स्लोप टेंजेंट लिखी और इस कर्व में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी। कोनिक में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब x या y में क्वाड्रेटिक बनाओ दोनों की हेल्प से और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे m की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू रखोगे कॉमन टेंजेंट मिलेगी। ये एक जनरल तरीका है कॉमन टेंजेंट निकालने का। वो एक मेथड तो था mx वाला, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा मेथड इसमें आसान क्यों है, क्या हम इसके लिए m स्लोप टेंजेंट लिख सकते हैं, इसके लिए m स्लोप टेंजेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों के लिए m स्लोप टेंजेंट लिखो, m स्लोप टेंजेंट फॉर बोथ कोनिक। तो सर्किल के लिए हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है r, r हो गया a/√2 और 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है, ये बताओ। r रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसके लिए लिखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m, दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से जैसे ही कंपेयर करोगे क्या आएगा, a/m जो है वो a/√2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर होगा। दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ। जैसे दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर आएगा। दिख रहा है कि नहीं,
यहीं से एम स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी और एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। हाँ या ना, बोलिए, दिख रहा है कि नहीं, बताओ भाई सबको। यही वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस ए। तो एक बार प्लस ले लोगे और एक बार माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर में आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस ए और y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, ये आपका आंसर है। तरीका समझ में आया कि नहीं ये बताओ। दोनों के लिए हम स्लोप टेंजेंट लिखिए और उसको कंपेयर कर दिया, तो ऑब्वियसली इतना तो सेम ही आ रहा है, तो ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है ये भी सेम होना चाहिए। बस इसी कांस्टेंट वाले पोर्शन को सेम करके स्क्वायर कर दिया, यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, तो बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, m स्क्वायर को t मान के मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, m की वैल्यू है, यही m की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो आपको रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। ये सेम काम आप भी कर सकते थे। इसके लिए हम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, मेथड 1 भी लगा सकते थे, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उससे भी आप सेम जगह पहुंचते। तो ऐसा कोई अंतर नहीं है कि मतलब कुछ अलग सा है, सेम लॉजिक है। तो जहां जैसी सिचुएशन आपको दिखेगी वहां आप वैसा मेथड लगा देंगे। दोनों मेथड हैं आपके पास कॉमन टेंजेंट निकालने के। एक है कि एक के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंट लिखो। अच्छा, चूंकि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने कोनिक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होंगे, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें ही आप सेम कंडीशन लगा दो। सर्किल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सिंपल सी होती है कि सर्किल के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेडियस के, तो वो सर्किल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। इससे ज्यादा यूज जनरली नहीं आता है, इससे ज्यादा यूज जनरली नहीं आता। अब एक चीज और मतलब यूज हो जाती है, अगर उसको एज अ इंफॉर्मेशन आप मतलब पढ़ना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कि वो चीज का यूज थोड़ा सा और हो जाता है। अगर आप देखो तो तरीका ये है कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है फॉर दिस, तो वो एसिम्प्टोट्स होती हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को अगर आप देखोगे तो एक्स बाई ए, या इसको ऐसे लिख दो, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ये कंबाइंड इक्वेशन हो गई एसिम्प्टोट्स की, ये सेपरेट इक्वेशन हो गई। सही है ना। अब होता क्या है, अगर आप हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखो, दोनों के लिए एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन सेम होती है। बस एसिम्प्टोट्स के बारे में अगर यूज वाली लाइन है तो इतनी सी है कि चाहे हाइपरबोला बनाओ चाहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाओ, दोनों के लिए जो एसिम्प्टोट्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसीलिए क्या होता है, हर हाइपरबोला के करस्पॉन्ड एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनता है विद सेम एसिम्प्टोट्स। तो ये हो गया हाइपरबोला, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और ये जो रेड वाली लाइन हो गई, यही रेड वाली लाइन हो गई एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ये फर्क है, सही है ना। तो हाइपरबोला और उससे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट सेम होती है। तो एसिम्प्टोट्स के लिए बस ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर एसिम्प्टोट जनरल आपसे पूछ ली गई तो आप ये इक्वेशन लेकर एसिम्प्टोट लिख सकते हैं। एसिम्प्टोट्स के बारे में एक बात और होती है कि एसिम्प्टोट्स हमेशा कहाँ से पास करती है, सेंटर से। एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ऑलवेज passes through its center, इसका यूज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब दोनों अगर आप इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ कांस्टेंट का है, क्या है कि नहीं है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट 1 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, बाकी सारा पोर्शन तो एकदम सेम है। तो ये एक जनरल थॉट है जो अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट चांस है इस पर क्वेश्चन बन सकता है। मतलब अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0
ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है। फॉर सेम हाइपरबोला, क्योंकि एसिम्प्टोट्स पेयर ऑफ लाइन होती है, तो हम फॉर लैम्डा क्या लगा देंगे, डेल्टा इक्वल 0। डेल्टा मतलब कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस। तो बस वही पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन लगा के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो एसिम्प्टोट्स के बारे में है और यूज हो जाती है कई बार, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। बस इससे ज्यादा का रिजल्ट तो नहीं पूछा जाता। ये लास्ट इंफॉर्मेशन है जो एसिम्प्टोट से रिलेटेड है, कहीं आ गई तो लैम्डा निकालने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो वो चीज आप करके सिंप्लीफाई कंडीशन लगा दीजिएगा, तो आपको एसिम्प्टोट्स मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और है मतलब जनरली तो नहीं पूछा गया, बट क्वेश्चन अगर फ्रेम हो गया तो आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए लिखवा देता हूँ। एक वर्ड होता है डायरेक्टर सर्किल। ये आपने वैसे सर्किल के केस में पढ़ा है, बट ये डायरेक्टर सर्कल जो है वो इलिप्स और हाइपरबोला में भी बनते हैं। डायरेक्टर सर्किल फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला, इसमें ये बन जाते हैं। तो इनके बारे में वैसे तो डायरेक्टर सर्किल वर्ड लिखा होगा इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट हाँ डायरेक्टर सर्किल की फीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्यों कि डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, लोकस होता है ऑफ अ पॉइंट फॉर विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट can be drawn for ellipse and hyperbola। मतलब दोनों के लिए सेम है। आप ऐसे पॉइंट्स का लोकस डिस्कस करते हैं जिनसे आप दो टेंजेंट डाल सकते हैं, और वो भी कैसी, परपेंडिकुलर। मतलब टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ऐसे पॉइंट्स का लोकस इलिप्स या हाइपरबोला के लिए, उसे हम डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। सही है ना? अच्छा, अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो इलिप्स में क्या होता है कि अगर ये इलिप्स है, सॉरी, अगर ये इलिप्स है तो इस, अरे अगर आपने एक इलिप्स बनाया और उस इलिप्स के लिए आपको क्या चाहिए, एक डायरेक्टर सर्कल चाहिए। ये है, तो उस इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो कॉन्सेंट्रिक होता है। मतलब जो इस इलिप्स का सेंटर हुआ वही सेंटर हो गया किसका, जो इस इलिप्स का सेंटर हुआ वही सेंटर हो गया इस डायरेक्टर सर्कल का। तो इससे डाली गई दो टेंजेंट के बीच का एंगल सेम होता था। अब चूंकि सेंटर सेम हो गया तो रेडियस डिफरेंट हो गई। रेडियस की वैल्यू होती है रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया डायरेक्टर सर्कल। ये होता है कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स। जो इलिप्स का सेंटर है वही इसका सेंटर होता है। सही है ना? तो अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन लिख दूं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो उसकी रेडियस ही हो जाती है। मतलब अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ होती है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉन्सेंट्रिक सेम अल्फा बीटा होते ही। ये इलिप्स के केस में हो गया डायरेक्टर सर्कल। ठीक है। अच्छा, हाइपरबोला में अगर आप यही सेम लोकस देखो तो वो डिपेंड करता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के नेचर पे। हमेशा हाइपरबोला में ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है कि दो टेंजेंट के लिए आप हमेशा ऐसा सर्कल बना दो। पहली चीज तो ए बी से ग्रेटर होना चाहिए।
मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ए बी से ग्रेटर है, तब आप डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। और वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें भी सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होता है, इसमें भी सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होता है। समझ में आया? तो बट ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। तो फॉर हाइपरबोला डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? सेम कॉन्सेंट्रिक विद हाइपरबोला, दोनों का सेंटर सेम होता है। समझ में आया? बट ए बी से ग्रेटर होना चाहिए तब एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ग्रेटर होना चाहिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। बस अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस से बड़ी है तो आप ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकाल सकते हैं जहां से डाली गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अदरवाइज ऐसे पॉइंट का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। कहाँ पे? हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला की बात हो गई, बस ये है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये लोकस निकाले सब उसी मेथड से गए, एम में क्वाड्रेटिक बना के m1 इंटू m2 माइनस 1 करके, वो सब लॉजिक सेम है, उसका उतना पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं?